दोस्तों मेरे पास लगभग एक दर्जन इस तरह के पुराने इन्वर्टर पड़े हैं। कुछ आपके पास में भी पड़े होंगे। ये जो इन्वर्टर है ये बनाए जाते हैं भारी भरकम लेड एसिड बैटरी के साथ में काम करने के लिए। मतलब जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी आती है या इस तरह की एसएमएफ बैटरी आती है उसके साथ में ये जो इन्वर्टर हैं ये चलते हैं। अब जो लेड एसिड बैटरी है ना, इसके साथ में तो सभी लोग परेशान हैं। एक तो उसमें बार बार आपको पानी डालना पड़ता है, उसके टर्मिनल साफ करने पड़ते हैं, और इतनी केयर लेने के बावजूद जो बैटरियां हैं 3 से 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। पहले जो लेड एसिड बैटरीज आती थी दोस्तों, मुझे पक्का ध्यान में है, लगभग 10-10 साल की लाइफ जो है वो निकाल देती थी। लेकिन आज शायद वह वाली क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना हमारे इस तरह के जो बेकार पड़े इन्वर्टर हैं इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि इनको हम लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के साथ में यूज़ करने योग्य बनाएं। इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पे बनाया है आज का ये अल्टीमेट वीडियो गाइड, जिसके अंदर थियरी भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें ताकि आप अपने पुराने इन्वर्टर्स का कुछ उपयोग निकाल सकें। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए मैं आपको दे देता हूं एक वार्निंग। अगर कोई भी पुराने अनसपोर्टेड इन्वर्टर के ऊपर आप लिथियम बैटरी अनऑफिशियली लगाना चाहते हैं तो इसको आप अपने रिस्क के ऊपर लगाएं। बाकी जो सारा डिस्क्लेमर है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो गाइस फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन प्रैक्टिकल टेस्टिंग, और उसके बाद में मेरा जो ओपिनियन आएगा उसको भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों आइए मैं अपना जो सेटअप है वो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे अपना सबका फेवरेट UTL गैमा प्लस। ये जो मॉडल है ये 12 वोल्ट 1 kVA का सोलर इन्वर्टर है और 2020 का मॉडल है। दोस्तों 2020 में जो UTL गैमा प्लस होता था वो कुछ इस तरह से आता था, और तब इसमें लिथियम सपोर्ट नहीं होता था। लिथियम सपोर्ट जो भी स्टार्ट हुआ है वो लगभग 2023 के बाद में हुआ है। मतलब अभी के लिए ये एक लिथियम अनसपोर्टेड इन्वर्टर है। ठीक है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसके बाद में दोस्तों हमने ली है एक लिथियम बैटरी। यहाँ पे जो लिथियम बैटरी है दोस्तों ये सोल्डर करके मैंने अपने हाथों से बनाई है। हर जो सेल है यहाँ पे ये HX कंपनी का 3C EV ग्रेड सेल है। हर सेल की क्षमता है 6 AH। यहाँ पे 3 सेल जो है वो पैरेलल में लगाए गए हैं, मतलब टोटल क्षमता हो जाती है 18 AH, और 4 सेल को यहाँ पे सीरीज में किया गया है। मतलब ये जो बैटरी है दोस्तों ये एक लिथियम फेरोफॉस्फेट यानी लाइफपो 4S 12.8 वोल्ट 18 AH की बैटरी है। ठीक है, 12.8 या आप इसको 12 वोल्ट की बैटरी भी कह सकते हैं। जो बैटरी है इसके साथ में मैंने इस तरह से कई सारे XT60 XT90 कनेक्टर लगाए हैं जो करंट को आगे भेजते हैं। फिलहाल जो बैटरी है दोस्तों इसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज करके रखा है। अगर आपने इसका कैपेसिटी टेस्टिंग वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो बैटरी का जो फ्लो है दोस्तों वो जाएगा हमारे इस DC मीटर में। ये है PZEM 015 DC एनर्जी मीटर। इसके अंदर आपको कई सारे पैरामीटर्स जो है वो मिलते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट कम करके आपको फोकस बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बैटरी का वोल्टेज, कंजम्पशन वगैरह। आइए ये जो वैल्यू है इनको हम रिसेट कर लेते हैं। तो ये जो बटन है इसके मदद से हम यहाँ पे कई सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको रिसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो AH कैपेसिटी है, ठीक है, इसको हमने 0 कर लिया। आइए वापस चलते हैं और सारे जो इसके पैरामीटर है इसको यहाँ पे रिसेट कर लेते हैं। जो एनर्जी है वॉट आवर्स में है या यूनिट्स में जो आप कहते हैं उस हिसाब से उसको भी रिसेट कर लिया। अब टाइम का वैसे खास कोई मतलब नहीं है इस टेस्टिंग में, लेकिन फिर भी इन गुड फेथ हम जो टाइम है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। कंप्लीट जो कैपेसिटी वगैरह है वो यहाँ पे 0 हो गई। तो जो एनर्जी है दोस्तों वो सबसे पहले बैटरी में रहेगी, बैटरी से इस मीटर में जाएगी। मीटर के आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ये XT90 कनेक्टर का एक लीड वायर लगा के जो बैटरी के आपके जो इन्वर्टर में जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं गोल वाले रिंग टर्मिनल, उसमें इस तरह से नट बोल्ट लगा के इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें मेंस या फिर AC साइड की, तो AC की जो एनर्जी है या जो ग्रिड की जो एनर्जी है वो यहाँ से आएगी। सबसे पहले ये एनर्जी जाएगी इस मीटर में। ठीक है, मीटर में जाएगी। मीटर के अंदर हमारा ये जो UTL गामा प्लस का जो मेंस का जो प्लग है, ठीक है, इस वायर से ये लगा हुआ है। बाकी अगर मैं एक बार आपको पीछे बताऊं तो दोस्तों इसमें लोड हमने कनेक्ट नहीं किया है। लोड का टर्मिनल खाली है और जो सोलर का जो टर्मिनल है वो भी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये जो सेटअप है वो लग चुका है।
फिलहाल आप देखिए हमारा जो इन्वर्टर है वो बंद है, मतलब कुछ नॉमिनल आइडल कंजम्पशन यहाँ पे बता रहा है। ये जो मीटर है इसके अंदर भी हमारा जो एसी यूनिट होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का कितने किलोवाट आवर्स या कितने यूनिट हमने चार्जिंग के लिए खर्च किए हैं वो इसमें आता है। तो इसको भी हम एक बार जो है रीसेट कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने इसको किया लॉन्ग प्रेस और कर दिया ओके। तो इसके यूनिट भी रीसेट हो गए। डीसी के यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज वगैरह किस तरह से आ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो वोल्टेज और करंट आ रहा है ना, ये एसी का बड़ा भाई मतलब यूटीएल गैमा प्लस 3350 से आ रहा है। तो आज का जो भी टेस्टिंग होगा वो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को एनर्जी देने वाला है ना, मज़ेदार। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो होने वाली है दोस्तों। आइए अभी ये जो यूटीएल गैमा प्लस है इसका मैं आपको डिस्प्ले बता देता हूँ और इसकी जो सेटिंग है वो बता देता हूँ। दोस्तों ये जो 2020 या 21 मॉडल के जो यूटीएल गैमा प्लस थे उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो ये डिस्प्ले है और इसमें जो सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट थे। जो अभी नए मॉडल आए हैं 2023-24 के बाद में, उसमें एटलीस्ट ये जो डिस्प्ले है ये बराबर चलता है, लेकिन जो पुराने मॉडल है इसमें आप डिस्प्ले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो आज की जो सारी टेस्टिंग है दोस्तों हम ये PZEM 015 DC एनर्जी मीटर और ये जो मेको पावर मीटर है इसके भरोसे पे करेंगे। ये जो दोनों मीटर है इसकी एक्यूरेसी हमने कई बार अलग अलग वीडियोस के अंदर जो है वो वेरीफाई की है, तो इनके ऊपर आप कोई भी संदेह नहीं ले सकते। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़ अगर आपको परचेस करनी है, फॉर एग्जांपल लिथियम बैटरी बनाने का सामान, इस तरह के इन्वर्टर्स या फिर DC एनर्जी या AC एनर्जी मीटर्स, तो इन सभी के रिव्यू और अफिलिएट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पहले कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे अफिलिएट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब आइए चलते हैं यूटीएल गैमा प्लस के डिस्प्ले के ऊपर और आप फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पे लो बैटरी का जो है ये कंप्लेंट कर रहा है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम हो चुका है। पिछले टेस्टिंग में हमने ये जो बैटरी है इसको लगभग खाली कर दिया था। अब सबसे पहला जो हमारा टेस्टिंग होगा वो ये होगा कि मेंस की एनर्जी देके हम ये जो बैटरी जो खाली हो चुकी है इसको भरेंगे, इसको चार्ज करेंगे। और यहाँ पे मुझे देखना है जो एम्पियर आवर की कैपेसिटी है उसमें हमें पता चलेगा कि बैटरी के अंदर कितने एम्पियर स्टोर हुए। ठीक है, अभी ये मिली एम्पियर आवर में है, आगे जाके ये एम्पियर आवर्स में हो जाएगा। और हमें ये देखना है कि जो यूटीएल गैमा प्लस का ये जो पुराना मॉडल है, या यूँ कहें कि इस तरह का कोई भी पुराना जो नॉन सपोर्टेड इन्वर्टर होता है, क्या वो अच्छी तरह से हमारे लिथियम बैटरी को चार्ज कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे जो चार्जिंग के सेटिंग है दोस्तों, मेंस चार्जिंग के वो मैंने बल्क एंड फ्लोट दोनों के लिए 14 वोल्ट करके रखे हैं, मतलब 3.5 वोल्ट जो है वो पर सेल होता है। अब यहाँ पे चार्जिंग तो भाई चल नहीं रही है, क्योंकि आप देखिए एम्पियर तो यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, नाम के एम्पियर है। तो वो क्यों हो रहा है? तो गाइज वो हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो इसकी ग्रिड चार्जिंग है, ये देखिए ग्रिड चार्जिंग जो है ये मैंने बंद करके रखी है। तो गाइज हम क्या करते हैं कि फटाफट से इसका जो ग्रिड चार्जिंग है उस को ऑन करते हैं, ये बटन दबा के। आप लोग अपने पास जो बटन है जिन्हें हम लाइक और सब्सक्राइब बटन कहते हैं उनका उपयोग करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आर यू रेडी? तो ये हमने जो है इसको ये कर दिया ग्रिड चार्जिंग ऑफ। इसको ज़रा तेज़ी से दबाना पड़ेगा दोस्तों, एक हाथ से कैमरा पकड़ के जो है वो जम नहीं रहा है, फिर भी मैं जो है आपको यहाँ पे ऑन करवा देता हूँ। तो गाइस जो ग्रिड चार्जिंग है वो हमारी ऑन हो चुकी है। आप देखिए जो गैमा प्लस है इसका पंखा भी चल चुका है, और इसमें जो सेटिंग मैंने की थी चार्जिंग की वो मैंने सेटिंग की थी लगभग 11 एम्पियर। तो आइए देखना ये है कि लिथियम बैटरी को ये ढंग से चार्ज कर पाता है या नहीं, क्योंकि इस ज़माने में दोस्तों सिर्फ जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है या जो फ्लैट पेड बैटरी है वही आती थी। लेकिन अभी आप देखिए दोस्तों हमारे इस सेटअप की मदद से ये जो पुराने ज़माने का यूटीएल गैमा प्लस है ये लिथियम बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो चार्जिंग की एम्पियर है मैंने 11 सेट किया था इसके डिस्प्ले में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए लगभग उतना ही है, कोई बुरा नहीं है, आप कह सकते हैं अच्छी एक्यूरेसी है। 10.5 से 11 एम्पियर से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। जो यहाँ पे इसमें ऊर्जा स्टोर हो रही है बैटरी के अंदर, जो इसके AH स्टोर हो रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है। आप देखिए 130, मतलब तेज़ी से जो है इसके अंदर एम्पियर जो है वो भरे जा रहे हैं।
ये कुछ ऐसा ही है जिस तरह से आप अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल भरते हैं, तो जब आप इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं उसके बाद में आप अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो चार्जिंग प्रोसेस है दोस्तों वो चलने देते हैं। आप लोग भी वीडियो के ऊपर बने रहिए, बीच बीच में हम यहाँ पे जो सारे मीटर और सारे जो पैरामीटर है इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। अब बातों ही बातों में एक यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो हमारे प्लग में से, मतलब जो ग्रिड में से जो ऊर्जा ये ले रहा है 190 वोल्ट ले रहा है, ठीक है। लगभग 200 वाट जो है ये हमारा यूटीएल गामा प्लस खींच ले रहा है। लेकिन एक्चुअली बैटरी में कितना जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए 130 वाट जो है वो बैटरी के अंदर जा रहा है। मतलब गाइज यहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कोई भी जो मशीन है जब कन्वर्शन करती है, फिर वो कन्वर्शन चाहे AC टू DC हो या DC में से AC बनाना हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो लॉसेस है वो होते रहते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए 195 वाट यहाँ से इसने खींचे और 130 वोल्ट हमारे बैटरी के अंदर दिए। अब इसका जो भी एफिशिएंसी का जो कैलकुलेशन है वो मैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो लगभग कुछ इतना जो हमारा कन्वर्शन एफिशिएंसी का लॉसेस है हमेशा होते रहता है जब भी हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारी बैटरी को ग्रिड से चार्ज करता है, ठीक है। तो आइए जो कंप्लीट जो टेस्टिंग है इसको चलने देते हैं और बीच बीच में मिलते रहते हैं। दोस्तों जो बैटरी की चार्जिंग है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है। आप यहाँ पे देखिए जो कंजम्पशन है वो AC साइड से 209 वाट लिया जा रहा है और हमारा यहाँ पे जो DC के अंदर जो एक्चुअल एनर्जी आउटपुट मिल रही है वो 143 या 144 वाट जो है मिल रही है। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेशन आप करें तो गाइस यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकते हैं 68 या 69% इसकी एफिशिएंसी है। मतलब हमारा जो ग्रिड में जो अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ से इसको बैटरी लायक DC बना के बैटरी को चार्ज करना है, उसकी जो एफिशिएंसी है लगभग 68 या 69% हमें मिली है। दोस्तों जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक का जो एक इम्पॉर्टेंट जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है कि इसका जो वोल्टेज है वो एक स्टेबल लाइन के अंदर चलता है। तो आप देखिए तुरंत इसका जो वोल्टेज है बैटरी का वो लगभग 13.2 के आसपास आ चुका है और अभी काफ़ी देर तक इसका जो वोल्टेज है ये यहीं पे रहेगा। इसका जो वोल्टेज है वो स्टेबल चलेगा, फिर आखिरी में इसका जो वोल्टेज है वो या तो एकदम से बढ़ेगा, अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तो लगभग 12.5 वोल्ट के नीचे एकदम से इसका जो वोल्टेज है वो गिरेगा। दोनों भी साइड के अंदर इसके जो कर्व हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि इसका जो कर्व है वो कैसा होता है। गाइस देखिए यहाँ पे हार्डली 10-15 मिनट हुए हैं, 13 मिनट हुए हैं आप कह सकते हैं, और ऑलरेडी ये यूटीएल गामा प्लस ने हमारे इस LFP बैटरी के अंदर 1.6 AH की जो कैपेसिटी है वो भर दी है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग जो है वो हमको देखने को मिली है। गाइस यहाँ पे मैंने जो यूटीएल गामा प्लस है इसको SMF मोड में डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो लिथियम बैटरी होती है उसको हमें इक्वलाइजिंग नहीं देना होता, इसलिए इसको हमने ट्यूबलर मोड में से हटा के SMF के अंदर पहले ही डाल के रखा है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब जो चार्जिंग हमने सेट की थी दोस्तों, ये सेट की थी 14 वोल्ट, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये जो गैमा है ये 14 वोल्ट तक जाएगा, क्योंकि ये जो भी पुराने गैमा होते थे 2020-21 के, इनके जो दिमाग हैं वो एक अलग ही डायरेक्शन में चलते थे। इसके बाद में जो 2023 के मॉडल आए हैं उसमें एटलीस्ट जो आप सेट करते हैं उतनी चार्जिंग देता है, लेकिन अब ये जो पुराने गैमा है ये अपने मन मर्जी के हिसाब से जो चार्जिंग है ये बैटरी को देते हैं। अब देखना ये है कि हमारी लिथियम बैटरी को किस तरह से ये जो चार्जिंग है ये देता है और क्या इसकी वजह से हमारे लिथियम बैटरी में कोई दिक्कत वगैरह आने लगती है नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है दोस्तों होने वाला है, बिना स्किप किए आप लोग इसको देखते रहिए। दोस्तों बैटरी की जो चार्जिंग है वो लगातार 10 से 11 एम्पियर के बीच में चल रही है और अभी तक इसने लगभग 3.72 AH हमारे बैटरी के अंदर भर भी दिए। आइए इसमें एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। हमारा जो यूटीएल गामा प्लस है उसमें एक फ़ीचर आता है जिसे हम कहते हैं बूस्ट चार्जिंग। तो आइए देखते हैं कि लिथियम बैटरी के साथ में अगर हम बूस्ट चार्जिंग को इनेबल करते हैं तो किस तरह से परफॉर्मेंस मिलता है। ये जो है दोस्तों बूस्ट चार्जिंग हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, 300 वाट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। और बूस्ट चार्जिंग का जो करंट है दोस्तों लगभग 15 एम्पियर के आसपास होता है। मतलब आप देखिए वाकई में लगभग 15 एम्पियर से जो चार्जिंग है ये हमें दे रहा है। आइए थोड़ी सी जो एफिशिएंसी है इसको निकाल लेते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर। तो अभी यहाँ पे ग्रिड से जो है ये 298 या यूँ कहे 300 वाट जो है कंज्यूम कर रहा है और आउटपुट के अंदर यहाँ पे 200 वाट की जो ऊर्जा है वो दे रहा है। तो आइए इसको हम लेते हैं 200 डिवाइड बाय 300
और इसको करें परसेंट। मतलब गाइज यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना वो लगभग उतनी ही रहती है, लगभग 65 से 70% के बीच में इसकी हम कहेंगे यूटीएल गामा प्लस की एसी से लेकर डीसी कन्वर्शन एफिशिएंसी मिलती है, फिर चाहे वो बूस्ट चार्जिंग के साथ में हो या फिर नॉर्मल चार्जिंग के साथ में हो। और गाइज आप यहाँ पे देखिए बूस्ट चार्जिंग का फ़ायदा ये है कि जो चार्जिंग है वो काफ़ी तेज़ी से मिलती है। 4 एम्पियर इसने ऑलरेडी हमारे बैटरी के अंदर भर दिए हैं। दोस्तों जो यूटीएल गामा प्लस है, अगर इसको आप पर्याप्त सोलर पैनल के साथ में चलाते हैं तो इसका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये 40 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करने की क्षमता रखता है। मतलब इसके साथ में अगर आप कोई पावरफुल 100 AH या 105 AH की LiFePO 4 बैटरी लगाते हैं जिसमें एक मजबूत BMS लगा हो, तो लगभग अगर आपके यहाँ पे धूप अच्छी है और पैनल अच्छे लगे हैं तो 2-2.25 घंटे के अंदर आप अपनी 105 AH की लिथियम बैटरी को फुल कर सकते हैं। मतलब गाइस लिथियम बैटरी यूज़ करने में एक अलग ही लेवल का आनंद हमें मिलने वाला है। दोस्तों मेरे पास में एक छोटा सा डिवाइस है जिसे कहते हैं ऑल सेल वोल्टेज टेस्टर। इस चीज़ का डिटेल वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और परचेस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। इससे जो है हमें हर सेल का वोल्टेज पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑल मतलब पूरे बैटरी का वोल्टेज है 13.4, पहला सेल 3.34, सेकंड वाला 3.34, थर्ड वाला 3.38 और फोर्थ वाला 3.4। तो गाइस यहाँ से हमें अंदाज़ लगता है कि बैटरी के अंदर जो सेल हैं वो स्टेबल हैं या फिर उसमें इम्बैलेंस वगैरह हो चुका है। तो इस तरह से ऑल सेल वोल्टेज टेस्टर लगा के आप देख सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस बैटरी के सेल्स के अंदर, और जो चार्जिंग प्रोसेस है वो भी हमारा अच्छी तरह से जो है वो चल रहा है। लगभग 6H कैपेसिटी जो है इसके अंदर आ चुकी है और 10 एम्पियर से जो चार्जिंग है ये हो रही है। दोस्तों जो चार्जिंग है उसको चलते हुए आप देखिए अगर टाइमिंग, तो लगभग जो है वो 1.5 घंटा हुआ है, और जो चार्जिंग हमारी लगभग 200 वाट से स्टार्ट हुई थी वो अभी 160-170 के आसपास जो है वो घूमती दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, उसका अंदाज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो बैटरी का वोल्टेज है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, मतलब जो इन्वर्टर है वो अपने एम्पियर को, अपने चार्जिंग की गति को अपने आप जो है ये कम करते जा रहा है। देखिए लगभग 114 वाट जो है वो इस बैटरी के अंदर जा रहे हैं और लगभग 211 वाट आवर्स या यूँ कहें 0.21 kWh या यूनिट्स इस बैटरी के अंदर जो है वो स्टोर हो चुके हैं। दोस्तों ये जो बैटरी है, अगर आपने इसका रियल कैपेसिटी टेस्ट देखा होगा तो लगभग जो है 16.5 AH के आसपास जो है एनर्जी इस बैटरी के अंदर स्टोर होती है, और अब देखिए लगभग वहाँ तक हम जो है पहुँचने ही वाले हैं। 15.5 AH जो है वो इस बैटरी के अंदर स्टोर हो चुके हैं। इसका रियल कैपेसिटी टेस्टिंग या बैकअप टेस्टिंग वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे आने वाले आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिए, क्योंकि कैपेसिटी टेस्टिंग के अलावा हमने लिथियम बैटरी के बारे में इन जनरल उस वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल बातें जो है वो करके रखी है। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए लगभग जो बैटरी है वो फुल चार्ज होने ही वाली है। जो एम्पियर है जो पहले 10 से 11 चल रहे थे वो अभी 7 से 8 एम्पियर के बीच में जो है घूम रहे हैं। 1.5 घंटा लगा है चार्जिंग करने के लिए और 200 वाट के ऊपर जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। आइए जो चार्जिंग प्रोसेस है इसको पूरा होने देते हैं और फिर यहाँ पे इसके फेज़ 2 की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ द बैकअप टेस्ट। दोस्तों अगर ऑल सेल वोल्टेज टेस्टर से देखें तो हम जो बैटरी के सेल हैं उसका बैलेंस देख सकते हैं। यह बारी बारी से हर सेल का वोल्टेज बता रहा है। अगर पूरे बैटरी का वोल्टेज हम देखें तो यहाँ पे ऑल बता दिया 13.7, उसके बाद में पहला सेल 3.42, फिर 3.41, तीसरा सेल 3.44 और चौथा सेल है 3.48। मतलब दोस्तों जो फुल चार्ज होने के बाद में जो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके साथ में हमने जो BMS लगाया है वो अच्छा है और ये जो सेल हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगर इसके अंदर कुछ वीक सेल आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे हर सेल के वोल्टेज के अंदर फ़र्क आने लगेगा और इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों लगभग 16 AH इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं और 7 एम्पियर इसके अंदर जा रहे हैं। आइए इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों जो यूटीएल गामा प्लस का पावर कंजम्पशन है वो सीधा 50 वाट से भी नीचे आ चुका है, क्योंकि हमारी जो बैटरी है दोस्तों ये फुल चार्ज हो चुकी है। हमने जो सेटिंग की थी वो 14 वोल्ट की थी, तो लगभग जो है इसने 14 वोल्ट के ऊपर हमारी जो बैटरी है वो मिला दी है और इसके अंदर 16.7 AH की जो कैपेसिटी है वो स्टोर हो चुकी थी। गाइज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो हमने इस LFP सुपर बैटरी के कैपेसिटी टेस्टिंग वीडियो में देखा था। इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ अच्छी लगी कि ये जो LFP बैटरी होती है, LiFePO4 बैटरी होती है, इसकी चार्ज डिस्चार्ज एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पे जितने एनर्जी आप इसमें स्टोर करते हैं उतने एनर्जी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे आप कहेंगे 90% से ऊपर ही हमें एफिशिएंसी मिली है। अभी यहाँ पे जो है वो ट्रिकल चार्ज चल रहा है, हल्का सा हो सकता है नंबर बढ़ जाए, लेकिन लगभग जितनी स्टोरेज हम इस बैटरी के अंदर करते हैं लगभग उतनी ही एनर्जी हम इसमें से वापस बाहर भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे ये जो पुराने ज़माने का UTL गैमा प्लस है जो कि अनसपोर्टेड मॉडल है दोस्तों, वो देखिए हमारे बैटरी को जो है चार्ज करने में सक्षम रहा है और बैटरी को जो है ये फ्लोट वोल्टेज के ऊपर लेके आ चुका है। मतलब पुराने ज़माने के इन्वर्टर से LFP बैटरी जो है आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज करने के लिए इसमें कई सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, उसके लिए आप वीडियो के ऊपर बने रहिए। एंड में इसकी मैं पूरी समरी आपको देने वाला हूँ कि सेफली किस तरह से चार्ज करना है। अगर चार्जिंग के स्पीड की बात करें तो दोस्तों ये जो चार्जिंग है ये 2 घंटे से भी कम समय के अंदर हमें होके मिली है और हमारे बैटरी के अंदर 227 वाट आवर की जो एनर्जी है वो आके स्टोर हो चुकी है। आइए यहाँ पे जो AC यूनिट्स है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो AC हमारे kWh है दैट इज़ 0.33, इसे आप 330 वाट आवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके जो एफिशिएंसी है इसका अंदाज़ हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। जो बैटरी में एनर्जी गई है दैट इज़ 227, ठीक है, और यहाँ पे जो हमें AC एनर्जी लगी है ग्रिड से दैट इज़ 330। अगर पूरी एफिशिएंसी निकालें तो वो लगभग वही कांस्टेंट 68 से 69% की जो एफिशिएंसी है वो हमें देखने को मिली है। दोस्तों मैंने काफ़ी वेट किया क्योंकि मुझे देखना था कि हमारा जो गैमा प्लस है वो फ्लोट चार्जिंग में किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो लिथियम बैटरी है उसमें जो फ्लोट चार्जिंग है उसकी ज़रूरत ना के बराबर होती है। तो फटाफट हम जो मीटर्स हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों मेंस से जो कंजम्पशन है वो काफ़ी नीचे आ चुका है 22 वाट। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये याद होगा कि हमारा जो UTL गैमा प्लस है उसका जो सेल्फ पावर कंजम्पशन है या जो आइडल ड्रॉ है जिसे हम नो लोड करंट है कहते हैं, वही जो है लगभग 20 वाट के आसपास, 20-22 वाट के आसपास होता है। मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आपको टेस्ट करके बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये आइडल के ऊपर चल रहा है और आइडल का जो कंजम्पशन है वो ले रहा है। अगर बैटरी के चार्जिंग की हम बात करें तो दोस्तों 16.8 Ah जो है इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं और जो करंट है वो भी एकदम मिनिमम हो चुका है, आधे एम्पियर से भी नीचे। मतलब दोस्तों ये जो करंट है ये मिली एम्पियर के अंदर आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गैमा प्लस के अंदर लिथियम बैटरी के साथ में फ्लोट चार्जिंग वाला कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाला है। यहाँ पे अभी तक जो मेरा ये ऑपरेशन रहा, जो एक्सपेरिमेंट रहा, ये स्टेबल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जो कन्फर्मेशन है वो मैं एक बार इस क्लैंप मीटर के ऊपर भी कर देता हूँ। तो ये है मेरा सिग्मा 313 एक क्लैंप मीटर, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको ख़रीदना है तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर दिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों 0.42 एम्पियर, मतलब मिली एम्पियर के अंदर जो है इसका फ्लोट चार्जिंग आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.4 और यहाँ पे है 0.3 के आसपास जो है वो आ रहा है। मतलब एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया है। तो आइए फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं दोस्तों। हमारा ये जो फेज़ 1 रहा, फेज़ 1 मतलब मेंस की ऊर्जा से हमारे लिथियम बैटरी को चार्ज करना, वो भी एक पुराने ज़माने के अनसपोर्टेड इन्वर्टर से, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। हमें कोई भी दिक्कत ऐसा देखने को नहीं मिला, ना ही BMS में कोई वार्निंग आई, ना ही इन्वर्टर के ऊपर कोई एरर हमें देखने को मिला। तो गाइज़ हम यहाँ पे ये समराइज़ कर सकते हैं कि हमारा पुराने ज़माने का जो इन्वर्टर है ये इस तरह से मेंस चार्जिंग देके एनर्जी हमारे बैटरी के अंदर स्टोर कर सकता है। अभी गाइस हम चलते हैं इस टेस्टिंग के फेज़ 2 की ओर, और फेज़ 2 के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो 16.8 Ah की जो कैपेसिटी हमने इस बैटरी के अंदर भरी है, क्या ये कैपेसिटी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो कितनी कैपेसिटी वापस मिलेगी। क्योंकि दोस्तों सब लोग जानते हैं कि जो भी इन्वर्टर होता है, मशीन होती है, उसमें कुछ ना कुछ एफिशिएंसी लॉस होता है, पावर लॉस होता है। तो देखना ये है कि 16.8 तो हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, वापस कितना मिलता है, 10 मिलता है, 14 मिलता है, 15 मिलता है, या पूरा 16 मिल जाता है। तो वो जो हम कंप्लीट यहाँ पे टेस्टिंग है वो करने वाले हैं। अब टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। सबसे पहले ये जो मीटर है इसको हम रिसेट करेंगे। आप ये जो आंकड़ा है 16.8 इसको याद रखिए, क्योंकि बाकी सारे जो वैल्यू है इसको हम इरेज करने वाले हैं। तो ये जो बटन है इसकी मदद से मैं यहाँ पे जो भी इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए वाट आवर 228 था, इसको हमने कर दिया 00। इसके बाद में हम करेंगे जो कैपेसिटी है एम्पियर आवर्स, उसको भी हम कर देंगे 0। ठीक है,
इसको हमने कर दिया 0, ये हो गया। इसके बाद में जो टाइमिंग है इसको भी 0 कर लेते हैं फॉर गुड मेजर। लेकिन आज का जो टेस्टिंग है वो टाइम बेस्ड नहीं है, हम मोस्टली एम्पियर आवर्स पे ही फोकस करेंगे, बट टाइम भी हम जो है रिसेट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो ये मीटर है ये कम्प्लीटली रिसेट हो चुका है, बैटरी हमारी फुल हो चुकी थी 16.8 के ऊपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, इसका जो मेंस है इसको हम बंद कर देंगे और बैटरी मोड के ऊपर इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये मेंस का बटन जो है वो मैंने बंद कर दिया, मेंस की ऊर्जा इसमें नहीं है। और हमारा जो गैमा प्लस है दोस्तों ये आ चुका है बैटरी मोड पे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले इसका बताऊँ तो ये देखिए अभी फ़िलहाल 0% लोड चल रहा है। सोलर पैनल वोल्टेज एब्सेंट है, सोलर पैनल लगे नहीं हैं तो वोल्टेज या एम्पियर आएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट बता दिया, मेंस ऑफ बता दिया, ठीक है। वोल्टेज 0 हो गए, मतलब कंप्लीट यहाँ पे सोलर भी नहीं है, आपका मेंस भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो बताया जा रहा है 13.6 वोल्ट। तो आइए अभी इसके ऊपर हम लोड डालते हैं। और दोस्तों लोड जो है मैंने इसके पीछे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये छोटी जो है 2 पिन मैंने लगाई है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे। और ये कहाँ पे जाती है, तो ये जो वायर है ये जाती है हमारे इस वाले फ़ैन में। तो दोस्तों ये है ओरिएंट का वॉल 48 मॉडल। इसका रिव्यू और अफिलिएट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो आइए फटाफट जो लोड है इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ये जो है इसको मैंने कर दिया ऑन। आइए मीटर के ऊपर देखते हैं कि हमें जो इसके वैल्यूज़ हैं वो क्या देखने को मिले। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जो इसके एम्पियर आर हैं ये खर्च हो रहे हैं। और ये जो मीटर है दोस्तों इसके अंदर माइनस साइन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज मोड के अंदर आ गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साइन आ चुका है और 4.86 मतलब लगभग 4.5 एम्पियर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। माइनस की साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइनस की साइन जो है वो इस वाले मीटर में नहीं आती है, ये है PZEM015। तो इसमें जो है थोड़ा पता नहीं चलता कि ये जो है चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। बाकी यहाँ पे क्लैरिटी के लिए मैंने ये डेडिकेटेड क्लैंप मीटर लगा के आपका जो सारा डाउट था वो हटा दिया। आप देखिए डिस्चार्जिंग हो रही है और मेंस जो है वो कम्प्लीटली बंद है। फिलहाल हम देख लेते हैं दोस्तों, जो टेस्ट है उसको लगभग 2 मिनट हुए हैं। कैपेसिटी जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी, वोल्टेज जो है वो यहाँ पे है। करंट आप देख लीजिए यहाँ पे बता रहा है 4.6 और ये जो क्लैंप मीटर है इस पे बता रहा है 4.8। हल्का सा फ़र्क होता है इन मीटर्स में, लेकिन ओवरऑल जो है इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। जो डीसी हमारी एनर्जी ली जा रही है बैटरी में से वो है करीब 60 वाट। अगर आपने ये बैटरी का कैपेसिटी टेस्टिंग वीडियो देखा है तो ये छोटी मोटी बातें आपको जो है पता होंगी। ये लगभग हर वीडियो के अंदर मैंने कांस्टेंट रखने का ट्राई किया है। तो आइए जो पंखा है दोस्तों इसको चलने देते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि 16.8 AH जो हमने इसके अंदर भरे थे उसमें से कितने AH या कितने वाट आवर्स हमें वापस मिल जाते हैं। दोस्तों जो टेस्टिंग है वो लगभग अभी आधे घंटे से चल रही है। अपना जो पंखा है वो चल रहा है बड़े मज़े से, अपना UTL गैमा प्लस भी मज़े से चल रहा है और जो बैटरी है दोस्तों वो भी अपनी एनर्जी जो है वो देते जा रही है। अगर मीटर्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग आधा घंटा हुआ है, लगभग 2 AH की जो एनर्जी है वो खर्च हो चुकी है। और जैसे कि हम जानते हैं LFP बैटरी का जो वोल्टेज कर्व है वो काफ़ी फ्लैट होता है, तो वोल्टेज जो है इसका स्टेबल जोन में आ चुका है। 13 वोल्ट के ऊपर जो बैटरी है वो आ रही है। यहाँ पे जो एम्पियर कंजम्पशन है वो लगभग 4.5 है और 58 वाट की जो एनर्जी है वो बैटरी में से ली जा रही है पंखे को चलाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो मिल रही है। आइए पूरा इसका जो है रस निचोड़ते हैं, इसको डाउन करते हैं और फिर देखते हैं कैपेसिटी हमें वापस जो है वो कितनी मिलती है। दोस्तों हमारी जो टेस्ट है उसको चलते हुए 3 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जैसा आप यहाँ पे इस मीटर के ऊपर देख सकते हैं। और अभी तक जो है दोस्तों 14.5 AH की कैपेसिटी निकल के आ चुकी है। अब जो बैटरी वोल्टेज हो गया है वो 12.5 वोल्ट पे आ गया है। आप यहाँ पे करंट, वॉटेज और वॉट आवर्स जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरीज के साथ में, जैसे ही इनका वोल्टेज लगभग 12.5 के आसपास आता है, अब इसका जो वोल्टेज है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो गिरने लग जाता है। तो आपको ऐसा लगता है भाई बैटरी तो सिर्फ 12 पे आई है, 3 घंटे या 6 घंटे भी चल जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियो के ऊपर बने रहिए, काफ़ी सरप्राइजिंग इसका बिहेवियर होता है आफ्टर 12.5 वोल्ट। अभी तक का जो कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं। और अभी जो अपना फ़ैन है दोस्तों वो मज़े से नॉर्मली चल रहा है। दोस्तों टेस्टिंग को चलते चलते जो है वो 3.5 घंटे हो चुके हैं और 15.5 AH की जो कैपेसिटी है वो अभी तक निकल आई है। और अभी आप देखिए इसका जो वोल्टेज है वो धड़ाधड़ नीचे गिरेगा।
12.2 के ऊपर आ गया है। 12.5 वोल्ट के नीचे जो है ना एकदम से LFP बैटरी का जो वोल्टेज है वो गिर जाता है, क्योंकि इसका जो कर्व है वो एंड के अंदर शार्प होता है, बीच में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और आखिरी के अंदर भी काफ़ी शार्प या स्टीप होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट मिलता है तो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। बाकी अभी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगभग 200 वाट आवर की जो एनर्जी है वो निकल चुकी है। 56 वाट या 57 वाट का यहाँ पे कंजम्पशन चल रहा है। 4.6 एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं। कैपेसिटी इतनी आ चुकी है, घड़ी जो है आगे चल रही है और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 12.2 आ चुका है। दोस्तों पिछली क्लिप को जो है वो हार्डली 10 से 15 मिनट हुए हैं और आप यहाँ पे देखिए धड़ाधड़ इसका जो वोल्टेज है 12 वोल्ट के भी नीचे आ चुका है। लेकिन जो कैपेसिटी है दोस्तों वो लगभग हम पूरी रिकवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान से याद होगा तो 16.7 के आसपास जो कैपेसिटी है वो बैटरी में हमने भरी थी और 16.2 तो जो है वो वापस भी आ चुकी है। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो क्षमता है वो लगभग एम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है। मीटर ने तो इसको 0% बता दिया है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस बैटरी दे रही है। आखिरी हो सकता है, लगभग 56 वाट की जो एनर्जी है ये मिल रही है, 4.8 एम्पियर है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम हो चुका है तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो ये एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एम्पियर ज़्यादा खाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कंप्लीट वाटेज में कंपेंसेट करने के लिए एम्पियर अभी जो है वो बढ़ते जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम SOC इसने बता दिया 0, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये जो है वोल्टेज बेस से चलता है। PZM 015 मीटर है ये मीटर। वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। आप देखिए जो वोल्टेज है इसका किस तरह से नीचे गिरते जा रहा है और 16.2 जो है इसकी कैपेसिटी आ चुकी है। और देखिए गाइस आँखों के सामने 11.6 था, 11.5 आ गया। अगर 1-1.5 मिनट और मैं इसके ऊपर कैमरा पकड़ूंगा तो ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, 11.4 11.3 करके ये बंद हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है, देखिए लगभग जो कैपेसिटी है वो आ चुकी है। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारा गैमा प्लस जो है वो लो बैटरी शटडाउन अपना बताए ताकि हम ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको फाइनलाइज कर सकें। और दोस्तों यहाँ पे आ चुका है लो बैटरी का सिंबल। हमारा बेचारा जो गैमा प्लस है वो रोने लगा है कि भाई बैटरियाँ जो है ख़त्म हो चुकी है। आइए आपको फटाफट इसके जो वैल्यूज़ है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 घंटे 40 मिनट जो हमारा बैटरी बैकअप है चला है। और यार यहाँ पे देख के मुझे मज़ा आ गया दोस्तों। 16.7 AH हमने इस बैटरी के अंदर भरे थे और उतने ही वापस आ गए। मतलब ये जो LFP बैटरी है दोस्तों, इसकी जो एफिशिएंसी है चार्ज डिस्चार्ज की लगभग 98-99% है। मतलब कमाल हो गया, मज़ा आ गया देख के। बाकी दूसरे पैरामीटराइज आप यहाँ पे देख लीजिए, जो वोल्टेज है वो 10.2 हो गया है, ठीक है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी हाँ, जो फ़ैन है वो फाइनली बंद हो चुका है। तो ये जो है बैटरी हमारी हो गई ख़त्म। आइए अभी जो वैल्यूज़ है इसको शांति से देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो कट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी है लगभग 10 तक गई थी और फिर लोड हटने के बाद में 10.4 पे रेस्टिंग आ गया है। 214 वाट आवर की DC एनर्जी हमने इस बैटरी में से जो है वो रिकवर की है। और जो पूरी इसकी जो कैपेसिटी हमने रिकवर की है 16.7। दोस्तों ये इसकी ओरिजिनल टेस्टेड कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको इसके बैकअप टेस्ट वाले वीडियो के अंदर बताया है। तो पूरी की पूरी जो बैटरी है वो हमारे गैमा प्लस ने वापस यहाँ पे रिकवर करके बताई है। बाकी देख लीजिए 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 3.25 घंटे के आसपास जो बैकअप है हमारा चला है। मैं कहूँगा इतनी छोटी बैटरी होने के हिसाब से जो बैकअप हमें मिला है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। अगर समराइज़ करें दोस्तों तो आज का जो यहाँ पे फ़ेज़ 2 है दैट इज़ डिस्चार्जिंग टेस्ट। फ़ेज़ 1 के अंदर हमने बैटरी को चार्ज किया, फ़ेज़ 2 के अंदर हमने इसको डिस्चार्ज किया। तो मैं कहूँगा इसका जो फ़ेज़ 2 है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पूरी जो बैटरी है दोस्तों उसकी क्षमता हमारा UTL गैमा प्लस यूज़ करने में सक्षम रहा है। कोई भी तरह का BMS में प्रॉब्लम नहीं आया, कोई भी तरह का यहाँ पे एरर नहीं आया और पूरी जो कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो खाली हो चुकी है, ये ऑल सेल वोल्टेज टेस्टर लगा के इसमें इम्बैलेंस देख लेते हैं। तो पहला सेल है 2.7, दूसरा है 2.76, तीसरा है 2.65 और चौथा है 2.58। तो ऐसा कुछ बहुत ही भयंकर ऐसा इम्बैलेंस तो नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है वो 2.5 वोल्ट के नीचे पहुंच गए हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो सेलों की क्वालिटी है ये भी अच्छी है। इन्होंने बैलेंस जो है वो अपना बनाए हुए रखा है। ये छोटी सी चीज़ अगर आपको लेनी है तो इसका डिटेल वीडियो अगेन आई बटन और बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
गाइज वेलकम टू द फेज़ 3 ऑफ टुडेज टेस्टिंग। जो पहला और दूसरा फेज़ था उसमें हमने देखा कि भाई ग्रिड या फिर मेंस के एनर्जी से हमारे पुराने ज़माने का ये जो गैमा प्लस है या आपका कोई दूसरे ब्रांड का भी इन्वर्टर हो सकता है, क्या वो एक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को सेफली चार्ज एंड डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं। अभी हम आ गए हैं तीसरे फेज़ में। तीसरे फेज़ में मुझे ये देखना है कि सोलर एनर्जी की मदद से इसके अंदर जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा है, क्या ये चीज़ हमारे लिथियम बैटरी को सेफली चार्ज डिस्चार्ज करके यूज़ कर सकती है या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। अगर मैं आपको लाइट लगा के बताऊँ तो मैंने यहाँ पे लगाया है एक 19 वोल्ट लैपटॉप का एडाप्टर, और इसके जो तार हैं ये मैंने इसके MPPT के अंदर यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है लग चुके हैं, मतलब जैसे ही हम यहाँ पे करंट ऑन करेंगे यहाँ पे 19 वोल्ट का जो सप्लाई है ये इसके अंदर जाएगा। टेक्निकली यहाँ पे दोस्तों एक सोलर पैनल लगाना चाहिए था, लेकिन इस सेटअप के ऊपर एक सोलर पैनल लाना पॉसिबल नहीं हुआ। और एक 19 वोल्ट लैपटॉप एडाप्टर लगाने का फ़ायदा दूसरा ये है कि इसमें बादल वगैरह आने का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो चार्जिंग होगी वो कांस्टेंट होगी और बिल्कुल एक रिदम में चार्जिंग होगी, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आज ये जो लैपटॉप एडाप्टर है दोस्तों, इसको हम एक सोलर पैनल के रूप में यूज़ करके देखेंगे कि MPPT इसका जो कंट्रोलर है वहाँ से चार्जिंग किस तरह से होती है। बाकी आप देखिए इसका जो ये मेंस का जो प्लग है, ये जो नीचे पड़ा है, इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया है। बाकी सारा जो सेटअप है वो वैसा ही है। आइए लाइट कम करते हैं। सबसे पहले जो मीटर्स हैं इसको हम रिसेट कर लेते हैं। तो पिछली बार दोस्तों हमारी जो बैटरी है उसने दोनों साइड चार्ज और डिस्चार्ज के वक्त 16.7 या 16.8 AH की जो कैपेसिटी है वो निकाल के हमें दी थी। अगर इसके आसपास कैपेसिटी हमें मिल जाती है तो गाइस बड़ी खुशखबर होगी, क्योंकि इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पुराने ज़माने का जो इन्वर्टर है वो भी लिथियम बैटरी के साथ में काम में लाया जा सकता है। तो आइए फटाफट से जो मीटर है इसको हम इन बटन्स का यूज़ करके रिसेट कर लेते हैं। आप जो पुराने वैल्यूज़ हैं इनको याद कर लीजिए। 215 वाट आवर्स की जो एनर्जी है वो हमने इसमें से रिकवर की थी पंखा चला के, इसको हमने ज़ीरो कर लिया है। इसके बाद में जो इसकी AH कैपेसिटी है और जो टाइम है इसको भी हम रिसेट कर लेते हैं। ये देखिए टाइम ज़ीरो कर दिया। अभी जो AH है उसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। दोस्तों ये है PZEM 015 DC एनर्जी मीटर। परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया मीटर है और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। तो सारी चीज़ें हमने 000 कर ली हैं। हम जो है फटाफट से ये वाला जो बटन है इसको दबा के इसमें सूर्योदय कर देते हैं, मतलब सोलर एनर्जी का यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं। आप लोग अपने पास में जो बटन है जिसे हम लाइक और सब्सक्राइब के बटन कहते हैं उसका उपयोग करके चैनल के ऊपर सपोर्ट जो है वो दिखाइए। तो ये जो है मैंने कर दिया ऑन। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा जो गैमा है वो क्या डिटेक्ट करता है। शायद इसको 1-2 मिनट लगेंगे पकड़ने में। मैं इसके ऊपर फोकस बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, फाइनली गैमा प्लस ने जो हमारा लैपटॉप एडाप्टर नुमा जो सोलर पैनल है उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। 18 कुछ वोल्ट यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, 3-4 मिनट इसको लगते हैं ताकि MPPT एल्गोरिदम जो है वो काम करे और इसको चार्जिंग जो है स्टार्ट करे। तो अभी भी जो है बेचारा ये लो बैटरी में ही अटका है। बाकी हमारा ये जो मीटर है दोस्तों ये काफ़ी फास्ट जो है रिएक्शन कर देता है। आप यहाँ पे देखिए 8 एम्पियर से जो है ये हमारी बैटरी को चार्ज करने में सक्षम हुआ है। 90 वाट जो है ये दे रहा है। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो ये लैपटॉप का जो एडाप्टर है दोस्तों ये 90 वाट का है, मतलब पूरा यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ये हमारा MPPT लगभग निकाल के दे रहा है। मतलब काफ़ी कमाल का और बेहतरीन MPPT यहाँ पे है। आप देखिए जो वाट आवर की जो एनर्जी है धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मिली एम्पायर की भी जो रीडिंग है वो बढ़ने लगी है। टाइम यहाँ पे कुछ 3-4 मिनट हुए हैं। तो आइए इसको फुल चार्ज होने देते हैं। देखते हैं कि जो 16.7 AH के ऊपर इसका जो मेंस का जो चार्जर है गैमा प्लस का वो हमारी बैटरीज को लेके गया था, क्या उतनी ही चार्जिंग हमारा ये MPPT है ये भी लगभग 16-16.5 जो AH कैपेसिटी है ये हमारे बैटरी के अंदर रिफ़िल कर पाता है या नहीं। गैमा प्लस का जो डिजिटल डिस्प्ले है वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। आइए मैं आपको इसके MPPT का जो कमाल है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मेंस है वो तो बंद है, 0 आएगा यहाँ पे। लोड भी बंद है क्योंकि यहाँ से इन्वर्टर बंद है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 वोल्ट और 4.2 एम्पियर हमारा जो लैपटॉप चार्जर है, मतलब अभी के लिए हमारी जो सिम्युलेटेड सोलर पैनल है वहाँ से आ रहे हैं। और इसको ये जो है बूस्ट करके देखिए 12.4 बैटरी और 7 एम्पियर जो है ये बना के दे रहा है। और वही जो 7 एम्पियर की जो एक्यूरेसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मीटर ने भी 7.2 एम्पियर या यूँ कहें लगभग 7 एम्पियर के आसपास जो है ये घूम रहा है। बैटरी का वोल्टेज भी एक्यूरेट है 12.4 और यहाँ पे जो
चार्जिंग के एम्पियर है 7.14 एम्पियर, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। एक बार वापस डिस्प्ले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 एम्पियर बता रहा है बैटरी की चार्जिंग। और अभी जो है हम इसका मेंस देख रहे हैं, दैट इज़ 000, क्योंकि मेंस का प्लग निकाल रखा है। 18.8 हमारे वोल्टेज है एडाप्टर का, और 4.2 एम्पियर में से इंक्रीज़ करके 7 एम्पियर बना के ये दे रहा है। तो दोस्तों ये होता है MPPT का कमाल, कुछ इस तरह से हमारे जो एम्पियर है इसको बूस्ट करके ये देता है। दोस्तों जो सोलर से चार्जिंग प्रोसेस हमने लगाया था, ये एडाप्टर लगा के इसको जो है करीब 3 घंटे हुए हैं। और अब देखिए ये जो 3 घंटे हैं इसके अंदर हमारी बैटरी ने 15.6 AH की जो क्षमता है वो अपने अंदर स्टोर कर ली है। अभी जो इसका चार्जिंग का स्पीड है दोस्तों वो काफ़ी कम हो चुका है, 3 एम्पियर के भी अंदर आ चुका है। और बैटरी का जो वोल्टेज है दोस्तों वो 13.6 के ऊपर आ चुका है। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 3 घंटे से जो है वो चार्जिंग चल रही है। और 209 वाट आवर्स की जो ऊर्जा है वो हमारे बैटरी के अंदर समा चुकी है। अगर हमें डिस्चार्जिंग का वैल्यू अगर याद होगा तो लगभग 215 से 220 के आसपास जो है हमने इसमें से डिस्चार्ज किया था। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 90 से 95% जो एनर्जी है वो हमारे सोलर चार्जिंग टेस्ट के अंदर इस बैटरी के अंदर आ चुकी है। ये जो चार्जिंग है दोस्तों डेफिनेटली थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी, बट क्योंकि ये पुराने ज़माने का 2020 एडिशन सरफिरा गैमा है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेटिंग आप देते हैं, जैसे हमने सेटिंग इसमें तो की थी 14 वोल्ट की, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है और 14 वोल्ट से पहले ही इसने जो चार्जिंग है वो अपने हिसाब से थोड़ी कम कर दी है। अगर आपका यहाँ पे जो इन्वर्टर है ये थोड़ा नए मॉडल का होगा या इसका जो डिस्प्ले है अगर वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो आपको जो चार्जिंग का परफॉर्मेंस है इससे भी ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी है दोस्तों लगभग 90 से 95% जो कैपेसिटी है वो तो इसके अंदर आ ही चुकी है। तो यहाँ पे लगभग 3 घंटे हमने ऑब्जर्व किया है। आइए इसको चलने देते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी जिस तरह से हमने पता किया था मेंस के टेस्ट में, ये जो बैटरी है अपने अंदर लगभग 16.5 AH 16.7 AH की जो एनर्जी है वो स्टोर कर सकती है। तो टेस्ट को चलने देते हैं। बाकी इसके बाद में आई थिंक जो टेस्ट है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो गैमा प्लस है इसने ये घोषित कर दिया है कि हमारी जो बैटरी है ये फ्लोट के ऊपर पहुंच चुकी है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फोकस जमा के बताता हूँ। देखिए इसने ये समझ लिया है कि बैटरी जो है वो फ्लोट के ऊपर आ चुकी है, और इसकी वजह से इसकी जो चार्जिंग की गति है वो काफ़ी स्लो जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए 13.5 वोल्ट बता दिया और सिर्फ 2-2.5 एम्पियर से ये चार्जिंग कर रहा है, क्योंकि फ्लोट मोड के अंदर जो हमारी बैटरी है ये इसने बता दी है। दोस्तों चार्जिंग प्रोसेस को जो है वो 3 घंटे और 40 मिनट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। और अभी जो इसके एम्पियर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। इसका जो रीडिंग है वो मिली एम्पियर में आ चुका है, मतलब यहाँ पे आधे एम्पियर से भी नीचे आ चुका है। तब हम ये समझ सकते हैं कि जो बैटरी है वो वाकई में फ्लोट मोड के अंदर आ चुकी है। लगभग 480 मिली एम्पियर यानी कि 0.47 या 0.48 एम्पियर यहाँ पे फ्लोट मोड के अंदर इस बैटरी को दिए जा रहे हैं। अभी तक जो इसकी क्षमता स्टोर हो चुकी है दैट इज़ 16.3 AH। अगर हम थोड़ी देर और वेट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे जो क्षमता है वो 16.5 या 16.7 तक हो जाए और ये एम्पियर और भी ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, मतलब गाइज ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो चार्जिंग है वो चाहे हम मेंस से करें या फिर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से करें, जो चार्जिंग है वो अच्छी तरह से हो जाती है। दोनों भी चार्जिंग के AH कैपेसिटी में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सोलर चार्जिंग करने पे लगभग हमारे बैटरी ने 16.3 AH स्टोर किए हैं। अगर हम वेट करेंगे तो शायद ये 16.5 या 16.7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने इसको मेंस में चार्ज किया था तब यहाँ पे जो चार्जिंग का स्टोरेज हमारे बैटरी में गया था वो 16.7 गया था। तो यहाँ पे देखिए जो चार्जिंग है वो दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे हो चुकी है हमारे UTL गैमा प्लस में। दोस्तों एक डाउट जो है वो मेरे मन में आया, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं लिथियम बैटरी के अंदर फ्लोट वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लोट जो है वो लेड एसिड बैटरी के लिए होता है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अंदर जो सेल्फ डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया कि ये जो चार्जिंग का जो सेटअप है दोस्तों इसको लगा के इसको इसी तरह से घंटों तक छोड़ दिया, और जो फाइंडिंग मुझे मिली दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देखिए जो बैटरी है वो हमारी उसी वोल्टेज पे मेंटेन है, लेकिन जो करंट है ये ना के बराबर हो चुका है 50 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों,
0.05 या 0.06 एम्पियर मतलब ना के बराबर जो है करंट होता है। 50-60 मिली एम्पियर दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो बैटरी है इसके ऊपर जो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर लगे हैं BMS पे, शायद इसका करंट है, क्योंकि इतना कम जो करंट है दोस्तों, इससे डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी फ्लोट चार्जिंग एक तरह से आप कह सकते हैं रुक चुकी है। तो यहाँ पे जो फ्लोट चार्जिंग वाला प्रॉब्लम अगर आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे फ्लोट चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिथियम बैटरी के अंदर नहीं आया। इसके जो एम्पियर है वो अपने आप इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि आप कह सकते हैं एक तरह से जो फ्लोट है वो स्टॉप हो चुकी है, पॉज हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पे कुछ माइनर जो कंजम्पशन होगा शायद BMS का होगा, या इसमें ये जो बैलेंसिंग सर्किट चल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा होगा तो इसका जो कंजम्पशन है 50-60 मिली एम्पियर, वो जो है सिर्फ हमारा इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ऐसा कोई भी जो फ्लोट करंट है वो इसके अंदर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। 50-52 मिली एम्पियर के आसपास जो है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से ये फिज़िक्स काम करता है। हमें अगर बैटरी को फ्लोट की ज़रूरत नहीं है तो हमारा जो मशीन है वो फ्लोट नहीं देता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज के अंदर जो आउटपुट रहेगा वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल रहेगा। हमें ये पता है कि LFP बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होती है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी इसने स्टोर की है लगभग उतनी ही एनर्जी हमें वापस जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग का जो टेस्ट है वो वापस करके हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो डिस्चार्जिंग टेस्ट है वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, चाहे वो चार्जिंग हम मेंस से करें या फिर चार्जिंग हम सोलर MPPT से करें। जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतनी एनर्जी हमें यहाँ पे बैकअप के रूप में मिल जाती है। तो आइए दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि आज के ये टेस्टिंग में हमने क्या सीखा। क्या हमें धड़ाधड़ अपने जो भी पुराने इन्वर्टर्स हैं उसमें से लेड एसिड बैटरीज को निकाल के फेंकना चाहिए और उसके अंदर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरीज लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? गाइज ऐसा नहीं है, इसके अंदर और भी कई सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं। आइए बैठकर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों एक्सपेरिमेंट करने में तो बिल्कुल मज़ा आ गया। आइए अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, जो UTL गामा प्लस है इसके डिस्प्ले के अंदर हमें कोई भी तरह की एरर या फिर वार्निंग नहीं देखने को मिली। सेकंड, ये जो बैटरी के अंदर BMS लगा होता है इसके अंदर कोई भी एरर या वार्निंग नहीं आई। इसके अंदर कोई भी ऐसा अब्रप्ट हाई कट या लो कट का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। जो BMS का टेम्परेचर है वो नॉर्मल था, कोई भी ओवर हीटिंग नहीं देखने को मिली। थर्ड, यहाँ पे जो LiFePO4 बैटरी है इसकी एफिशिएंसी ने कमाल कर दिया। फिर चाहे हमने चार्जिंग मेंस से की हो या फिर सोलर से, लगभग पूरी क्षमता जो है वो हमें इसकी उपयोग करने में मिली है। आइए अभी कुछ थेरोटिकल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी इन्वर्टर LFP के साथ में यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले, विच इन्वर्टर कैन बी सेफली यूज्ड विथ LiFePO4 बैटरी। तो दोस्तों LFP के अंदर या LiFePO4 बैटरी के अंदर अगर आपको इन्वर्टर लगाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस इन्वर्टर के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो एडजस्टेबल हों, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई तरह का एडवांस कैलिब्रेशन मेनू हो। जो भी सेटिंग्स हैं ये LFP बैटरी के जो ऑप्टिमम सेटिंग्स हैं उसके रेंज में आने चाहिए। हमारा जो गामा प्लस है दोस्तों उसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप एडवांस कैलिब्रेशन करके इसके वोल्टेज और एम्पियर को सेट कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है इसका एडवांस कैलिब्रेशन मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, थोड़ा सा सेटिंग करना अपने इन्वर्टर के बारे में सीख लीजिए। कुछ ऐसे इन्वर्टर होते हैं उसमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता लेकिन पीछे साइड में कुछ डिप स्विच या एडजस्टेबल स्विच दिए जाते हैं। तो अपने इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल देख के आप ये पता करें कि ये जो स्विचेस हैं इनका क्या मतलब होता है और कौन सा स्विच डालने से कितना वोल्टेज और एम्पियर आपको बैटरी चार्जिंग के लिए दिया जाने वाला है। जो भी इन्वर्टर है दोस्तों उसके अंदर SMF मोड का फीचर होना चाहिए, क्योंकि जो LiFePO4 बैटरी है इसके अंदर इक्वलाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इनको जो है SMF मोड के अंदर डाल के चलाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनके जो ऑप्टिमल चार्जिंग सेटिंग्स है वो कौन से रहेंगे ताकि लिथियम बैटरी के साथ में हमें अच्छा बैकअप और लॉन्ग लाइफ साइकिल मिले। तो वो जो सारे सेटिंग है दोस्तों वो आप इस वाले चार्ट से उठा सकते हैं और अपने इन्वर्टर के अंदर सेटिंग में डाल सकते हैं। थर्ड थिंग, साइन वेव वर्सेस स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दोस्तों पता नहीं ये जो बकवास या ये जो अफवाह है ये किसने फैलाई है कि भाई जो लिथियम बैटरी है ये सिर्फ साइन वेव इन्वर्टर के साथ में चलती है, स्क्वायर वेव के ऊपर नहीं चलेगा। तो भाई साइन वेव या स्क्वायर वेव वाली जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली होती है आपके लोड आउटपुट के लिए, ठीक है। यहाँ से जो आप AC लोड चलाएंगे, जो अप्लायंसेस चलाएंगे उसके लिए होता है। साइन वेव इन्वर्टर के अंदर प्योर AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होता है, मतलब आपके जो फैंस हैं उसमें से बजिंग की आवाज़ नहीं आएगी और आपके जो भी अप्लायंसेस हैं वो अच्छे चलेंगे, इनकी लाइफ अच्छी रहेगी।
साइन वेव इन्वर्टर वैसे भी रिकमेंडेड है रिगार्डलेस ऑफ लिथियम या लेड एसिड बैटरी। बैटरी आप कोई भी चलाओ, अपना जो इन्वर्टर है वो हमेशा साइन वेव वाला ही लेना है, अदरवाइज आपके जो अप्लायंसेस हैं वो जल्दी खराब हो सकते हैं। टेक्निकली अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो भाई साइन वेव पे लगाओ, स्क्वायर वेव पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये हमने जैसे बात किया वेव फॉर्म जो है वो आउटपुट का होता है, ना कि बैटरी चार्जिंग का। बैटरी तो डीसी से चार्ज होती है, एसी से कोई मतलब नहीं होता इसका। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका इन्वर्टर है उसके अंदर एडजस्टेबल सेटिंग्स हों, और जो एडजस्टेबल सेटिंग्स हैं वो आपके एलएफपी बैटरी के ऑप्टिमम जोन के अंदर आते हों, मतलब इसके जो वोल्टेज और एम्पियर हैं वो आपके लिथियम बैटरी के रिकमेंडेड पैरामीटर्स के अंदर आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, LiFePO4 वर्सेस लिथियम आयन। दोस्तों लिथियम बैटरी जो है वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। हम जनरली किसी भी लिथियम बैटरी को हाँ लिथियम कह देते हैं, लेकिन लिथियम के अंदर कई सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं। आज जो हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया विच इज़ नोन एज LFP, यानी कि लिथियम फेरोफॉस्फेट, या फिर LiFePO4 भी इसको कहते हैं। ये जो LFP बैटरी है ये काफ़ी स्टेबल होती है और काफ़ी सेफ भी होती है, और इसका जो वोल्टेज रेंज है दोस्तों वो लेड एसिड के वोल्टेज रेंज के अंदर आसानी से बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैं होम या सोलर यूज़ के लिए LFP या LiFePO4 बैटरी ही यूज़ करूँगा। इस तरह के अगर बैटरीज़ आपको ख़रीदने हैं, बनाने हैं, या इनका रॉ मटेरियल लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट के अंदर मैंने कुछ अफिलिएट लिंक्स दिए हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर भी मैं कुछ सामान दे देता हूँ, जिसमें जाके आप अपना जो रॉ मटेरियल है इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिथियम आयन मतलब 18650 या फिर NMC जो सेल होते हैं उनको अवॉइड करना है। होम या सोलर यूज़ के लिए ये सेल्स जो हैं वो इतने सेफ नहीं होते हैं, और इनकी जो वोल्टेज रेंज है वो भी आपके इन्वर्टर के साथ में जनरली कंपैटिबल नहीं होती है। तो 18650 या जो लैपटॉप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेल होते हैं, NMC सेल हम कहते हैं, इनको आप लोग अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि BMS फुल कट के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी क्या लगाई जाए। दोस्तों देखिए, हमारा जो इन्वर्टर होता है इसके अंदर सेफ्टी सर्किट लगा होता है जो कि स्टेबल एंड कांस्टेंट DC सप्लाई के ऊपर निर्भर होता है, जो कि हमारे बैटरी से मिलते रहती है। अब जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें कोई भी BMS नहीं होता, इसलिए जो उसका वोल्टेज है वो हमेशा इस सेफ्टी सर्किट के लिए अवेलेबल होता है। अगर आपकी लेड एसिड बैटरी डीप डिस्चार्ज भी हो जाती है तो उसके अंदर लगभग 7-8 वोल्ट या 10 वोल्ट बच जाते हैं, जो आपके इन्वर्टर के सेफ्टी सर्किट और इसका जो ब्रेन होता है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं उसको पावर देते रहता है, ताकि इन्वर्टर देख सके कि भाई हाँ क्या हो रहा है मेरे आसपास और मुझे लोड चलाना है नहीं चलाना है, बैटरी चार्ज करनी है नहीं करनी है। उसका जो दिमाग है वो एटलीस्ट एक्टिव होता है, भले ही उसका लोड जो है वो लो बैटरी से बंद हो जाए या किसी सेफ्टी पैरामीटर या ओवर हीटिंग से बंद हो जाए। इसका जो ब्रेन है उसको पावर मिलते रहती है, वो चलते रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जो लिथियम बैटरी है इसके अंदर आ जाता है बीच में BMS एक ऐसा सर्किट होता है जो कई अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल ओवरचार्ज, डीप डिस्चार्ज, सेलों के बीच में इम्बैलेंस, हाई टेम्परेचर या कोई तरह का टेक्निकल एरर। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि ऐसा कोई एरर अगर आपके BMS को पता चलेगा, भाई सेल में इम्बैलेंस हो गया, बैटरी गर्म हो गई, तो वो क्या करेगा, सीधी तरह से अपना जो सप्लाई है, जो करंट जा रहा है आपके इन्वर्टर में, उसको ये कट कर देगा। अब ये आपके इन्वर्टर को वैसा ही फील होगा जैसे पैरों तले ज़मीन खींच देना। मतलब वर्किंग इन्वर्टर के अंदर अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो कुछ उस तरह से आपके इन्वर्टर को फील होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके इन्वर्टर के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हैं, मॉसफेट्स लगे हैं, जो इसके सर्किट्स लगे हैं, ये उड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो डिस्कनेक्टिंग का जो प्रॉब्लम है, अचानक जो BMS कट होने का प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व करें। दोस्तों ज़्यादातर जो पुराने इन्वर्टर होते हैं जिसमें SMF सपोर्ट होता है उसमें लिथियम बैटरी तो आराम से चल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम वो होता है जिस दिन कोई भी ऐसा सेफ्टी सर्किट होने की वजह से जब आपका BMS कट होता है उस दिन वो इन्वर्टर जाके उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, क्योंकि अचानक उसमें से जो बैटरी है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से सेफ्टी सर्किट भाई बंद हो जाता है, इन्वर्टर को पता नहीं चलता क्या होता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो मैंने निकाल के रखा है इन द फॉर्म ऑफ बाइक बैटरीज। तो आपको जो है कुछ इस तरह की बाइक बैटरीज का जो है परचेस करनी है। थोड़ी पुरानी भी चल सकती है, बस डैमेज बैटरी नहीं लगानी है, ठीक है। डेड या फिर डैमेज बैटरी नहीं चलेगी। बाकी अगर आप ब्रांड न्यू खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। अगर आपका जो इन्वर्टर है अगर वो 12 वोल्ट का है तो आपको एक यहाँ पे बैटरी लगेगी 12 वोल्ट की डेफिनेटली। अगर 24 वोल्ट का है तो आपको 2 बैटरी लगेगी बाइक की, सीरीज़ करके 12-12 की 2।
48 वोल्ट का है तो 4 आपको बाइक बैटरीज जो है वो लगानी पड़ेगी। ये जो बैटरियां हैं दोस्तों ये लोड चलाने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो इन्वर्टर के अंदर सेफ्टी सर्किट होता है उसको एक स्टेबल करंट, एक स्टेबल पावर जो है वो देने के लिए हमने लगाया है। जब भी हमारे लिथियम बैटरी का BMS कट हो जाएगा तब इन बैटरीज में से थोड़ा बहुत करंट जो है वो इन्वर्टर के सर्किट को मिलते रहेगा, ताकि वो जज कर सके कि हाँ मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों जो है बैटरी है वो हमारी कट हो चुकी है। अब ये जो चीज़ है इसको किस तरह से कनेक्ट करना है, तो दोस्तों कनेक्शन करना काफ़ी सिंपल है। इसको आपको सिंपली पैरेलल के अंदर लगा देना है, ठीक है। हमारे इन्वर्टर में से जो मोटे तार निकलते हैं, ठीक है, इस तरह के ये जो मोटे वायर होते हैं, ये जो वायर है आप इस बैटरी के टर्मिनल के ऊपर लगाएं, ठीक है, प्लस माइनस देख के लगाएं, और इसी टर्मिनल के ऊपर अपने लिथियम बैटरी के जो प्लस और माइनस के जो टर्मिनल हैं वो लगाएं। पैरेलल कनेक्शन करना है, मतलब प्लस के साथ में प्लस कनेक्ट करना है, माइनस के साथ में माइनस कनेक्ट करना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर है इसके ऊपर दोनों तरह की बैटरियां कनेक्ट रहेगी। एक रहेगी लिथियम बैटरी जो हमें परफॉर्मेंस और बैकअप देगी, साथ में पैरेलल में चलती रहेंगी ये छोटी बाइक बैटरीज। इनकी क्षमता जो है बहुत कम होती है, लेकिन जिस दिन हमारा लिथियम बैटरी का BMS कट हो जाएगा उस दिन ये बैटरियां कुछ अमाउंट ऑफ करंट हमारे इन्वर्टर को देकर उसके मॉसफेट और उसके सर्किट्स को बचाए रखेंगी। ये जो छोटी सी चीज़ है दोस्तों, ये आई थिंक यूट्यूब के ऊपर आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो इसी बात के ऊपर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। अगर आपको ये टिप पसंद आया तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के बताएं। इसके अलावा अगर कोई और टिप आपके पास में हो, या फिर अगर आप लिथियम बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ में यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो वो भी जो सारी चर्चा है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर लिथियम बैटरी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने सुपर बैटरी बनाई थी इसकी हमने कैपेसिटी टेस्ट की थी। इसके अलावा भाई इसमें जो BMS लगता है उसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, या फिर जेन्युइन A ग्रेड के जो सेल होते हैं वो कहाँ से किस तरह से परचेस करने हैं, कैसे पहचानने हैं। तो ये जो सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों ये डायरेक्टली क्लिकेबल कार्ड्स के रूप में यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस के ऊपर जंप कर सकते हैं और आज कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड यस एंजॉय योर ओल्ड इन्वर्टर्स ऑन लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरीज।